जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस के प्रैक्टिस सेट नंबर 49 के सभी प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो समय को बिना बर्बाद किए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रुहेलखंड राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी के मध्य में अली मुहम्मद खान के द्वारा किए गए थे। इसे याद रखिएगा। इनके अलावा नादिर शाह यदि पूछे भारत पर कब आक्रमण किए थे, सो 1739 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। इनका वास्तविक नाम पूछे तो इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा और नादिर शाह के बारे में एक और जानकारी याद रखिए। ये कहाँ के थे? तो ये ईरान के शासक थे। ये ईरान के शासक थे। अगला, यदि अहमद शाह अब्दाली के बारे में पूछे तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, कौन सा युद्ध? थर्ड युद्ध जो हुआ था, तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ही हुए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के किस नायक को प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। इससे एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह है ये किस तिथि को शुरुआत हुआ था? तो 10 मई को। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो मेरठ से। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो मेरठ से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? टकसाल विभाग को विजयनगर साम्राज्य में जोड़ीखाना के नाम से जाना जाता था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रकार का यहाँ पे न्यायालय प्रचलित था, न्यायालय प्रचलित था कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य में, तो इसका आंसर याद रखिएगा, 4 प्रकार के। विजयनगर साम्राज्य में कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? तो 4 प्रकार के। चलिए प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमान पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा कर दी थी? अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था, इसमें बाबर मुसलमान पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा कर दिए थे। और यदि बोलेंगे इन्होंने गाजी की उपाधि कब धारण की, तो खानवा युद्ध के बाद ही इन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिहाद का नारा इन्होंने किस युद्ध में दिया? जिहाद का नारा इन्होंने किस युद्ध में दिया? तो खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा इन्होंने दिया था। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिएगा। हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा, या आपसे बोल सकता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। 1555 में लड़े गए थे हुमायूं के द्वारा। और 1540 की बात की जाए तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध, याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध। और 1539 में यदि पूछे तो 1539 में चौसा का युद्ध, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध याद रखिएगा। 1539 में, 40 में याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध, और 1555 में याद रखिएगा मछीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध। प्रश्न संख्या 6 में है, निम्न में किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया? तो फ्रेंड ये पिछले सेट में भी रिपीट हुआ है। सेट नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो इंसान एक कामिल कहकर हुमायूं को किसने संबोधित किया था? आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। इसमें लेनपुल आया है,
लेनपुल जो है एक इतिहासकार थे, इन्होंने हुमायूं के बारे में क्या कहा था कि हुमायूं जिस तरह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो ये कथन लेनपुल का है, इसे याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 7 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान उल अदल की उपाधि शेरशाह के द्वारा धारण किए गए थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? तो न्याय विभाग के प्रबंधक को मुगल काल में काजी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तो काजी। अगला प्रश्न है, सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक याद रखिएगा, सुंदर श्रृंगार। तो सुंदर से याद रख लीजिए सुंदर दास। क्या आंसर हो जाएंगे? सुंदर दास। प्रश्न संख्या 10 है, मरियम महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसकी स्थापना अकबर के द्वारा किए गए थे। अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इन्होंने हरम दल से खुद को मुक्त किया था 1562 में। और एक क्वेश्चन आता है अक्सर, मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा इन्होंने कब किया था? तो 1579 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी अमीर हसन को कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामीन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था? तो किसके रूप में? दामीन ई कोह के रूप में 1582 में। 1582 में, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, करजन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किए गए थे? तो सहकारी उधार समिति अधिनियम को 1904 में गठित किए गए थे। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और यदि 1901 में पूछे तो करजन के समय में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया था। रेलवे आयोग का गठन किया गया था कब? 1901 में। और यदि आपसे पूछ ले पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? तो पुलिस आयोग का गठन 1902 में। किसकी अध्यक्षता में? फ्रेजर की अध्यक्षता में। पूरा नाम इसका याद रखिएगा, एंड्रयू फ्रेजर। तो 1902 में पुलिस आयोग। कौन सा आयोग फ्रेंड? तो पुलिस आयोग। पुलिस आयोग 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में, और रेलवे आयोग 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। इसे याद रखिएगा। और एक प्रश्न आता है कि करजन के समय में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में? विश्वविद्यालय आयोग पूछेगा। एक मिनट, हम थोड़ा कलर को चेंज करते हैं ताकि दिखे। पूछता है विश्वविद्यालय आयोग। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है रेले की अध्यक्षता में किए गए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 14 को देखते हैं। प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखे गए हैं। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था, ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता भावना का अभाव, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल राष्ट्रीय भावना का कमी था। अगर एक व्यक्ति ये कहता था हम इतने रुपये में आपको जो है मतलब जॉब पे या सेवा करने का मौका देंगे, तो इधर आ जाता था। अगर थोड़ा पैसा ये ज़्यादा देगा, मान लीजिए 100 रुपया ये 200 ये दिया, तो ये यहाँ आ जाता था। तो राष्ट्रीय भावना का इसमें कमी था। तो इस तरह से ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, इनमें से सभी।
ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को जाने जाते हैं, सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी नाम क्या है? भारतीय जनसंघ पार्टी। तो इसके अध्यक्ष पूछे हैं तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। और वहीं यदि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को किए गए थे। और इनके अध्यक्ष यदि पूछे कौन हो जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो भारतीय संसद के नए भवन को बिमल पटेल के द्वारा मतलब बिमल पटेल जो है इनके डिजाइन किए थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बिमल पटेल। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन 2020 में किए गए थे। किनके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं 20 को। प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद होते हैं इसमें मनोनीत सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCBC की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है इसकी स्थापना 1986 में किए गए थे, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी के तट पे स्थित नहीं है? तो किसी नदी के तट पे स्थित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए भिलाई, भिलाई जो है ये किसी भी नदी के तट पे स्थित नहीं है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 को। 23 है, सोनोरन क्या है? तो सोनोरन जो है उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मोजेब भी एक आता है, मोजेब या सोनोरन दोनों उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेगेव मरुस्थल कहाँ है? तो नेगेव मरुस्थल इजराइल में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक प्रश्न याद रखिएगा कि चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ये ईरान में है, इसे भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलावेसी द्वीप कहाँ स्थित है? सुलावेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, सुलावेसी द्वीप। इसके अलावा हिंद महासागर से एक दो प्रश्न और आता है। क्वेश्चन पूछेगा डिएगो गार्सिया द्वीप, डिएगो गार्सिया द्वीप ये किस महासागर में स्थित है? तो ये भी हिंद महासागर में है। इसके अलावा पूछेंगे चागोस, चागोस या आर्कीपिलागो, या आर्कीपिलागो ये कहाँ स्थित है? तो ये भी हिंद महासागर में ही स्थित है। इनके अलावा आपसे पूछा जाएगा रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो ये भी हिंद महासागर में ही स्थित है, सभी को याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 26 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध थे, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, चीनी उद्योग ये सभी की स्थापना की जा चुकी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का ताप मापा जाता है? तो सूर्य का ताप उत्तापमापी द्वारा मापे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है फ्रेंड, तो ये किस अभिक्रिया द्वारा
तो नाभिकीय संलयन द्वारा, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा इसमें ऊर्जा का निर्माण होते हैं, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, जब रंगीन अक्षर पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो रंगीन अक्षर पर जब समतल कांच की पट्टी रखेंगे तो लाल अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देंगे, इसे याद रखिएगा। हमारे शरीर के भीतर का दाब जो होता है कैसा होता है? तो शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के समान होते हैं। वहीं यदि पूछेंगे जो साबुन का बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला जो होते हैं, इनके अंदर का जो दाब होते हैं हमारे वायुमंडल के दाब से क्या होते हैं? तो अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तभी तो ये जो बुलबुला है, साबुन का बुलबुला जो है, ये फूट जाता है, फट जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 31 के प्रश्न को देखते हैं। 31 में है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन से जीनोम स्थिति पाई जाती है? तो इसमें A, B, D जीनोम स्थिति पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम पर लीटर में है। तो जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलन घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर जो है 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 को, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कीटभक्षी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कसकूटा। है कौन कौन? नेफेंथिस जिसे घटपर्णी कहते हैं, ड्रोसेरा, इसके अलावा यूट्रिकुलेरिया, ये तीनों नाम याद रखेंगे। लेकिन कसकूटा जो है ये कीटभक्षी पादप नहीं है। तो इससे क्वेश्चन एक आता है, कौन सा परजीवी पादप है? इसे याद रखिएगा। परजीवी पादप कौन है? तो कसकूटा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, पौधे का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होते हैं? तो पौधे में जो आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग होते हैं ये पीथियम डिवेरियनम के वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 35 में है, कुछ महोत्सव दिया हुआ है और संबंधित राज्य दिए हुए हैं, उसमें सुमेलित नहीं है, मतलब गलत का पहचान करना है। पहला है कटिबिहू असम, बिल्कुल सही है। खारची पश्चिम बंगाल, ये गलत है। उगादी कर्नाटक, बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन है? एक और क्या बोल रहा है इसमें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। अच्छा, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ था ना कि मतलब सुमेलित नहीं है, तो सिर्फ 2 ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सही था कटिबिहू असम में, उगादी कर्नाटक में। तो खारची का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, त्रिपुरा। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। और कटिबिहू से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें किस पौधे या किस पौधे का पूजा होता है? तो याद रखिएगा, तुलसी के पौधे के नीचे जो होता है दीपक जला करके इसकी पूजा की जाती है। और किस मंथ में? अक्टूबर के मंथ में। किस मंथ में? अक्टूबर के मंथ में कटिबिहू मनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? तो पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 37 है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जुलाई को मनाए जाते हैं, इसे याद रखेंगे।
कालीला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कालीला व दिमना नामक पुस्तक हिंदू धर्म पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक पॉल एरलिच के द्वारा लिखे गए हैं। कौन है? पॉल एरलिच। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें द्वितीय स्थान हो जाएंगे। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 को अब हम लोग देखते हैं। पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 2002 में। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 2002 में। अगला प्रश्न है, पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीएम दक्ष योजना जो है यह संबंधित है हाशिए के वर्ग का कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर सी, हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से ये संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 44 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति यहाँ पे पूछा गया है, तो इनका संबंध कृषि साख से है। कृषि साख से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? तो गरीबी रेखा से संबंधित हो जाएंगे रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। 1 और 2 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और यदि पूछेंगे जीएसटी का सिफारिश कौन सा समिति किए थे? तो याद रखेंगे विजय केलकर समिति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? तो उत्पादन फलन संबंध जो है, अब कोई भी वस्तु है इसका हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें निवेश भी तो हम लोग किए ही होंगे ना, इसमें कुछ पूंजी का निवेश भी तो किए होंगे। तो वही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, निवेश का उत्पादन के साथ जो है इसका संबंध स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसे रखिए। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाए गए। और फ्रेंड, इससे एक प्रश्न और बनता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सतत विकास जो है इस शब्द को या ये शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1980 में। कब अस्तित्व में आया सतत विकास शब्द? तो 1980 में। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1931 में। 1931 में। प्रश्न संख्या 49 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 49 का प्रश्न है, कथन पर विचार करें। प्रत्यक्ष कर आय और व्यवसाय उद्यमियों के लाभ पर लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा पर लगाए जाते हैं, यह भी सही है। तो दोनों कथन ही सही हैं। प्रत्यक्ष कर में यदि थोड़ा सा हम चर्चा करें तो प्रत्यक्ष कर में याद रखिएगा आय, उसके बाद याद रखिएगा संपत्ति, उसके बाद याद रखिएगा उपहार। आय, संपत्ति, उपहार सभी हैं केंद्र सरकार। क्या है? सभी हैं केंद्र सरकार। तो ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के उदाहरण थे। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में याद रखिएगा सीमा कर, तट कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और किसके? ये भी केंद्र सरकार के ही।
इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में? अभी तो हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे इसके बारे में कि सतत विकास शब्द जो है 1980 में अस्तित्व में आए थे। चलिए आज का जो स्मरणीय तथ्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें आज हम लोग प्रमुख लेखक और उनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मिताक्षरा जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन हैं? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित, इसके लेखक बिल्हन। आदि पुराण, इसके लेखक कौन हैं? जिनसेन। गणित सार संग्रह, इसके लेखक कौन है? महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति सक्तायन, अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सक्तायन। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, बढ़िया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। इसके लेखक विशाखदत्त हैं। आगे देखते हैं, आगे है स्वप्न वासव दत्ता, इसके लेखक हैं भास। स्वप्न वासव दत्ता, इसके लेखक हैं भास। मालविकाग्नि मित्रम, इसके लेखक कालिदास। काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, इन तीनों के लेखक हो जाएंगे राजशेखर। किसके किसके? काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, तीनों के लेखक राजशेखर हो जाएंगे। राजतरंगिणी आप लोगों को याद ही है। कलहन, गीत गोविंद, जयदेव, पवनदूत, धोई, इसे याद रखिएगा, पवनदूत, धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व हलायुद्ध, ब्राह्मण सर्वस्व हलायुद्ध। तो ये आज के आखिरी प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक अवश्य करें और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी करें। इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अपना विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।